तकरीबन 11% वोट पहले 2 घंटों में पड़े हैं, यानी औसतन अगर देखें तो बिहार में वोटों की रफ्तार पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 6% ज़्यादा रही है। पिछली बार 53% था, इस बार लगभग 6% ज़्यादा है और पहले 2 घंटों में कमोवेश 11 से 13% के बीच ही हर चरण में वोट पड़े हैं। तो 11.34% इस चरण में पहले 2 घंटों में। दरभंगा, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, सहरसा, कटिहार तमाम जगहों पर से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें सुबह ही हर कोई वोट डालने के लिए पहले निकला। ये वो इलाके हैं जिन इलाकों को लेकर ये माना जा रहा है कि महागठबंधन का यहाँ पर दाव चल सकता है और दाव बड़ी तादाद में चल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि यहाँ पर ओवैसी भी मैदान में आए हैं, पप्पू यादव भी मैदान में हैं, तो क्या ये सीधा टकराव है सिर्फ 2 राजनीतिक गठबंधन का, या उससे इतर भी बाकी राजनीतिक दल भी अपनी अपनी जगह बनाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ वोट हासिल कर परिणाम इधर से उधर कर सकते हैं। उसमें तारिक अनवर इस इलाके से आते हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन आइए सबसे पहले, चूंकि हम लोगों ने जब चर्चा खत्म की थी इससे पहले, उस समय वोट डालने पहुंचे थे शरद यादव मधेपुरा में। रीमा ने उनसे बात की है, कुछ देर पहले बात की है, जरा सुन लेते हैं उनसे पहले। मधेपुरा में जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने अभी अपना वोट डाला है। पहले तो हम दिखाएंगे कि लोकतंत्र की जो पहचान है वो वोट शरद जी ने भी यहाँ पर आकर डाला है। शरद जी, सारे जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आपके कंधों पर रही इस पूरे चुनाव की। जेडीयू के लिए तो काफी क्रूशल है ये चुनाव। काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। देखिए, ये चुनाव हम 2/3 बहुमत के से ज्यादा जीतेंगे और जितना तिकड़म और यहाँ समाज को बांटने के जितने इनके प्रयास हुए, शुरू से ये गाय की पूंछ पकड़ करके चुनाव लड़ना चाहते थे। वो अंत तक उन्होंने गाय के गले मिलकर के जय माता दी जैसा कल भी ऐड किया। इसलिए जितने इन्होंने तिकड़म की है और जितना प्रधानमंत्री जी ने यहाँ दौरा किया, उतना ही रोज हमारा वोट और हमारा समर्थन बढ़ा है। और देश बेचैन है, भारत बेचैन है, उसके साहित्यकार, उसके लेखक, उसके कलाकार, उसके वैज्ञानिक, उन सब की बेचैनी का भी इजहार बिहार की जनता करेगी। प्रधानमंत्री ने तो सबसे ज्यादा अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने कहा कि जितना समय बिहार को उनका चाहिए, बिहार बीजेपी को उन्होंने दिया। अमित शाह ने पूरा कैंपिंग की यहाँ पर। लगातार जो रैलियों में वादे किए गए, आपको लगता है मोदी की रैलियों में जो भीड़ पहुंची बीजेपी जिससे उत्साहित है, उसका कुछ असर होगा? मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जितना बिहार आएंगे और जितना कैंपेन करेंगे, उतना ही हिलोरों से बड़े पैमाने पर वोट हमारा बढ़ेगा। हम चुनाव लड़ रहे हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, डेवलपमेंट और सोशल डिस्पैरिटी, ये 2 हमारे अहम मुद्दे हैं। वो सामाजिक विषमता को समझ ही नहीं सके और जो उन्होंने बयानबाजी की है, इससे देश की जनता समझ गई है कि 80% हिंदू जो है, जो आरक्षण में आता है, उसके हक और हकूक पर ये चोट मारने वाले हैं। इनके दिल में खोट है। कुछ सवाल हर जहन में नलनी जी, इसलिए ये सवाल है क्योंकि देश के माहौल का असर बिहार के चुनाव में या बिहार के जनादेश का असर देश की राजनीति पर क्या हो रहा है या क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आप एग्जिट पोल आज दिखाएंगे, उसके बाद जो 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उससे देश की राजनीति का, जिसे कहते हैं टेम्पलेट, एक फॉर्मूला क्या बदलने वाला है। यानी कि जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि विरोधी पार्टीज मानी जाती थी और वो अंतर विरोध उनमें जो था, अगर वो एक साथ आ जाती हैं तो क्या कोई भी एक नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी टिक सकेगी? एक तो ये बात मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, इसका खुलासा 8 तारीख की शाम तक ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला। दूसरा ये, आज के लिए आप कह रहे हैं 50 सीटें बिहार में जीती गई 5000 के मार्जिन से कम से। उसके लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ें कहनी, 3 चीज़ें। एक, महिलाओं ने कहाँ वोट किया है।
दूसरा ये जो कि पलायन करके माइग्रेंट लेबर जो है 50% जो घर हैं वहाँ पे एक ना एक आदमी बाहर है, क्या वो वापस आकर वोट दे रहे हैं? आप जानते हैं ट्रेनें भरी हुई हैं, बसें भरी हुई हैं, लोग आ के वोट दे रहे हैं। कौन है वो? क्या वो 5,000 का वो कर जाएंगे, पाट जाएंगे? तीसरी चीज़ है कि 1/3 वोटर है 18 से 29 साल का, उसने कहाँ वोट दिया है? क्या उसने जो अपने पारंपरिक जो जात के आधार पर उससे हट के वोट दिया है? क्या उसने कहा कि मुझे तरक्की चाहिए? क्या वो तरक्की एनडीए की मान रहा है या वो नीतीश की मान रहा है? और क्या महिलाओं के लिए एक चीज़ कह दूं कि महिलाएं बहुत डरती हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, तो क्या उनको ये लगा या लग रहा है कि जिसे जंगल राज कहा जा रहा है, अगर वो लालू जी के साथ आ गए हैं तो इस तरह से व्यवस्था बिगड़ जाएगी? 6% वोट जो बढ़ रहा है संजय जी, और जिसका जिक्र कर रही हैं महिला का या युवा का या बाहर जो आ गए, वो ये किस दिशा में मौजूदा माहौल में आपको लगता है बिहार में इसकी दिशा क्या होगी? ये अलग अलग जातियों की चर्चा होती है जब बिहार के चुनाव की चर्चा हो, लेकिन आजकल 2 समुदाय की चर्चा होने लगी है, महिलाओं का वोट और युवाओं का वोट। और हम ये मान लेते हैं कि युवाओं और महिलाओं का वोट बिल्कुल एक तरफा पड़ने वाला है इस चुनाव में, या ऐसा होना शुरू हो गया है। अगर हम अपने रिसर्च आंकड़ों के आधार पर देखें तो युवाएं बड़ी संख्या में हैं, लेकिन अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इनकी संख्या दूसरे राज्यों की संख्या से कोई अलग नहीं है। तो युवा बहुत बड़ी संख्या में है बिहार के मतदाताओं में, ये बिल्कुल एक भ्रम है। दूसरी बात, 30% इनका वोट कहाँ जाता है? इनका वोट जाति के आधार पर बटा हुआ है, ये एक तरफा वोट नहीं करते। इसी तरह से महिलाओं की भी बात है, महिलाओं का वोट किसी एक पार्टी या गठबंधन की तरफ आपको झुका हुआ, बिल्कुल स्पष्ट झुका हुआ दिखाई नहीं पड़ता। तो इनके वोट निर्णायक नहीं हो सकते इस चुनाव में, और पिछले चुनाव में भी हमने ऐसा देखा। रोहित, पटना में आप मौजूद हैं और अब ये आखिरी चरण के दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं। पटना में तमाम राजनीतिक कद्दावर नेताओं की मौजूदगी आज से है और अगले 48 घंटे तक लगातार रहेगी। क्या है उनके बीच की धड़कन, या क्या महसूस किया जा रहा है अब राजनीतिक तौर पर जनादेश को लेकर? प्रसून जी, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो चुनाव भले ही वोटिंग जो है वो सीमांचल और अन्य इलाकों में, कोसी इलाके और मिथिलांचल में पड़ रहे हैं, लेकिन बेचैनी जो है वो पटना में बढ़ी हुई है या फिर दिल्ली में बढ़ी हुई है, क्योंकि तमाम नेता जो हैं यहाँ पे, चाहे वो सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, सबकी नजरें आज शाम के टिकी हुई है। और यकीन मानिए मुझे सुबह से 3-4 कॉल भी आ चुके हैं, लोग बेचैन है जानने के लिए, पूछ रहे हैं फोन करके हमें आप कितना दे रहे हैं एग्जिट पोल में। तो इस तरीके की बेचैनी बढ़ी हुई है यहाँ पटना में लोगों के बीच में। और चुनाव वोटिंग भले ही जो है आज 57 सीटों पे हो रहा है। बता दीजिएगा, 5 बजे से हम लोग लगातार दिखाने वाले हैं और जबरदस्त है, सटीक दिशा में जाएंगी चीजें। लेकिन मनोज जी, अब आप बताइए वहां पर क्या स्थिति है और किस रूप में है? आधे घंटे शुरू में जरूर बर्बाद हुए थे ईवीएम के खराब होने पर, लेकिन जो लोगों की आवाजाही है उसमें 3 हिस्से आ रहे हैं। एक, महिलाओं के भागीदारी कितनी, युवाओं की भागीदारी कितनी, और तीसरा जो बाहर रोजगार करते हैं क्या वो लौट के आके वोट भी डाल रहे हैं, क्योंकि चुनाव का महत्व है एक। मनोज्ञा ये 3 हिस्से आपके सवाल के। पहला मैं कहूंगी कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन इनमें एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है विद्या का, विद्या ददाति विनयम। लेकिन इस बार जो वोटिंग हो रही है वो उस आधार पर हो रही है कि कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। वो तो इंडिविजुअल वोट देंगी, अपने मन के हिसाब से वोट देंगी, अपने स्तर पर वोट देंगी, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि आज भी जो अनपढ़ लोग हैं या जिनमें जहां पर पढ़ाई लिखाई का अभाव है, उस इलाके में जो परिवार कह रहा है या पति कह रहे हैं या पिता कह रहे हैं, उसी हिसाब से वोटिंग होगी। महिलाओं के बाद अगर जो बाहर हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रतिभा का पलायन हुआ है, यहाँ पर कमोवेश करीब 50% लोग जो हैं, जो पिछले कुछ दिनों में हमने किशनगंज, कटिहार इलाकों में लोगों से बात की, जो बाहर चले गए हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और सिर्फ अगर कुछ है तो अधिकतर खेती बाड़ी है। जो फैक्ट्रीज वगैरह थी वो भी बंद होती चली गई समय के साथ साथ। लेकिन इस इलाके में अगर बात करें तो लोगों के अंदर जो रुझान अभी तक रहा है वो ये है कि वो वोटिंग विकास के मुद्दे पर तो दे रहे हैं, लेकिन विकास का कॉनोटेशन अलग है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रतिभा चली गई है वो सिर्फ वोट देने के लिए वापस नहीं आई है, भले दिवाली की छुट्टियों पर वापस आए हैं कुछ लोग जो इस समय आकर वोट दे रहे हैं। जी, दिवाली और छठ, उसके लिए बड़ी तादाद में लोग लौटते हैं। संजय, अब लग रहा है कि आप एक आदर्श बूथ पर खड़े हैं, बिहार आदर्श स्थिति लगातार खोज रहा है, क्या है मिजाज वहां लोगों का?
प्रसून जी, ये आदर्श बूथ तो है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अभाव ये है, बाकी सारा प्रभाव है, लेकिन अभाव ये है कि मतदाता दिखाई नहीं पड़ते। इक्का दुक्का मतदाता आ रहे हैं अपनी बारी का इंतजार करने की, तो यहाँ कोई वजह ही समझ में नहीं आती, क्योंकि मतदाता बहुत कम है। डेकोरेशन जबरदस्त है, गुब्बारे लगाए गए हैं जैसे बर्थडे पार्टी हो, अंदर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, पहली बार जो वोट करने आ रहे हैं लोग उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की ड्यूटी यहां है कि जो वोट करने आ रहे हैं उनको ये बैच लगाते हैं। मुझे गर्व है मतदान करने का। ये ताम झाम तो है, लेकिन इसके बीच दिखाई नहीं पड़ता तो मतदाता। इस बूथ पर भले मतदाता कम दिखाई पड़ रहे हैं, यहां के डीएम को इसी बूथ पर वोट करना है। ये सारी सजावट और डेकोरेशन है, दिन में लाइटें जल रही हैं, जनरेटर चल रहा है, पीने का पानी है, बैठने का इंतजाम है। लेकिन पूरे दरभंगा की बात करें, जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, यहां अभी 9:30 बजे तक यहां 15% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। कई इलाकों में लंबी लंबी कतारें हैं बूथों के आगे। लेकिन जो बहस अभी चल रही थी कि भाई महिलाओं का वोट और युवाओं का वोट, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की। पढ़ाई लिखाई से वोट देने का कोई मतलब नहीं। हमने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को एक लीक पर चलते हुए देखा है, और ऐसे अनपढ़ लोगों को क्रांतिकारी विचार करते हुए देखा है कि वो किस तरह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पढ़ाई लिखाई का उससे कोई मतलब नहीं। मैंने लंदन में पढ़ के आए हुए, लंदन में काम करके आए हुए लोगों को देखा है कि जिनकी सोच बिल्कुल धसी हुई एक आम जाहिल की तरह सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो बहुत जबरदस्त सोच रहती है उनकी। इसलिए पढ़ाई से वो नहीं। और जहां तक युवाओं की बात है, युवाओं में भी एक बड़ा तबका है जो अपने दिमाग से सोचता है और वो कहता है कि वो विकास की राह पर जाएगा। परंपरागत जो पारिवारिक चीजें हैं, परंपरागत वोट बैंक हैं, वो कहीं ना कहीं टूटते और दरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही वजह है कि बिहार में पिछले 3 चुनावों से बदलाव की बयार बहती हुई दिखाई पड़ती है कि ये पसंद नहीं तो दूसरा। जो लोग ये कहते थे हम 25 साल तक हमारा शासन यहीं रहेगा, हमारा डंडा नहीं हिलेगा, उनके सिंहासन हिलते हुए देखे बिहार ने, और बिहार ने नए नए लोगों के सिंहासन बनाते हुए देखे हैं। तो जाहिर एक बार फिर परिवर्तन की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कितना होगा ये तो शुरू में एग्जिट पोल से जो हम लिटमस टेस्ट दिखाएंगे वो पता चलेगा, और फिर 8 तारीख को तो नतीजे सामने आ जाएंगे। पूछा कि नाई कितने बाल, बोले जजमान सब सामने आके गिरेंगे। बस कुछ ही दिनों की बात और है। चलिए ने कुछ घंटों की बात है, हम लोग एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। रीमा, दूसरी तरफ आपका, चूंकि एक तरफ बैलून है, बढ़िया शानदार माहौल है जिसके बीच संजय खड़े हैं, लेकिन आप मधेपुरा के जिस स्कूल में हैं वो एक स्थिति बयान करती है कि क्या बिहार की एक स्थिति है। लेकिन वहां पर देख रहे हैं बड़ी लंबी लंबी कतारें, बिल्कुल उलट स्थिति है। वहां पर कोई बहुत कम वोटर, यहां पे लंबी लंबी कतारें, और इन कतारों के बीच कौन है बड़ी तादाद में? बुजुर्गवार हैं, पारंपरिक तरीके से वोटिंग हो रही है, महिलाएं निकलकर बात ज्यादा आई हैं, युवा हैं, क्या है यहां पर नजारा? देखिए, दोनों ही तरफ के मतदाता यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें सुबह से दिख रही थी, 2 घंटे तक, 9 बजे तक हमने देखा महिलाओं की लाइन लगातार लंबी होती जा रही थी। अब महिलाओं की लाइन थोड़ी थमी है, लेकिन अभी भी लगातार महिलाएं आ रही हैं। युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये तमाम जो युवा है यही बदलाव की एक तरीके से हम कहेंगे कि इस बार मिसाल कायम करने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जैसे हमने संजय को सुना, आदर्श बूथ पर वो खड़े थे, और इस बार चुनाव आयोग ने कई जगहों पर इस तरह के बूथ बनाए हैं। इस बूथ के बगल में भी एक बूथ है, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं प्रसून जी, वहां पर भी एक अनोखी मिसाल इस बार कायम की जा रही है इस बूथ पर। अभी तक ये तमाम जो चुनाव के काम में लगे हुए कर्मचारी होते थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। अपने घर से वो लोग जो भी खाने की थोड़ी बहुत चीज सुबह सुबह ले आते थे, वही उसी से गुजारा चलता था शाम तक। लेकिन आज यहाँ पर खास तौर पर इनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इस स्कूल में जहां पर पीछे एक कैंटीन है, जहां खाना बच्चों के लिए बनता है, लेकिन आज खाना बच्चों के लिए नहीं बनेगा। ये तमाम जो कर्मचारी हैं, इनके लिए विशेष खाना बनाया जा रहा है, और इन सबको आज दोपहर का भोजन यहीं पर परोसा जाएगा। तो कुछ हद तक अलग अलग एक मिसाल देने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर आदर्श बूथ है, तो कहीं पर अपने ही छोटे सी जगह पर अपने आप ही डिसाइड किया गया और उसके बाद ये तय किया गया। चलिए, मिड डे मील की व्यवस्था भी है वहां पर, अच्छी बात है। और उमलेश जी, एक सवाल का जवाब यहाँ पर जरूर चाहेंगे। बिहार के वोटरों के भीतर ये इच्छा और जानकारी और सारी चीज समाहित अगर हो जाए कि इसका असर देश पर पड़ने वाला है, जनादेश का असर, तो उनके वोटिंग पैटर्न में अंतर हो जाता है क्या? बिल्कुल होता है, और मैं समझता हूं कि बिहार के मतदाताओं को अगर व्यापक तौर पे अगर देखें, ये एहसास है, क्योंकि बिहार बहुत राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश है। लोगों को इस बात का एहसास है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये
ऐसा चुनाव हो रहा है जिसे लोकसभा चुनाव की तरह देखा जा रहा है। केवल विधानसभा चुनाव नहीं रह गया है, ऐसा दिल्ली में भी चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, हरियाणा में भी चुनाव हुआ, लेकिन पूरे देश में जो अनगूंज उठी है पाटलिपुत्रा से, वो पाटलिपुत्र से लेकर के किशनगंज तक का मतदाता अच्छी तरह वाकिफ है कि उनके चुनाव को सिर्फ एक सूबे का चुनाव नहीं समझा जा रहा है, देश की सियासत में हस्तक्षेप का चुनाव समझा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि बिहार के लोग इस एहसास से एहसास के साथ मतदान कर रहे हैं, इस एहसास चाहे का वो लाभ क्या बचाना लालू हो यादव को चाहे जाएगा? क्योंकि बदलना लालू हो। यादव जिन परिस्थितियों में बिहार के भीतर आकर खड़े हैं, इसका लाभ हो जाएगा, क्योंकि अगर देश के लिए चुनाव हो रहा है तो खाली लालू और नहीं, जंगल नीतीश, राज लोग भूल गए, सब चीज भूल गए। लालू और नीतीश दोनों इससे बिल्कुल एक, जैसा कहा ना, ये बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने है, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए भी उन्होंने उसको राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बना दिया। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि उससे पूरा उनको जो लालू को नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं उसको फायदा हो गया है। बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन रामकृपाल जी आपसे, क्या बिहार के चुनाव का जनादेश जो भी निकल कर आएगा वह एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है? नीतीश कुमार अगर महागठबंधन जीता है तो नीतीश कुमार को बिहार से बाहर प्रोजेक्ट कर देगा, और अगर मोदी जीतते हैं तो फिर आने वाले वक्त में बहुत चीजें साफ हो जाएंगी कि किस दिशा में बीजेपी, आरएसएस या फिर इसका एक महत्व है इस देश में। प्रसून जी, मैं एक कमेंट करूंगा जी। पहली बात तो मैं आपके ही चैनल पर बोल चुका हूं कि ये लड़ाई लालू और मोदी के बीच है, दोनों रिमोट कंट्रोलों के बीच है। श्रेय अगर जीतते हैं तो लालू को जाएगा, राज लालू का होगा, तिलक नीतीश को लगेगी। आपका राज तिलक जो है मैं बता दूं। और एक चीज आप समझ लीजिए, आपके रिपोर्टर की बात सुन के मैं इस मत पर पहुंचा हूं कि 8 तारीख से पहले कोई भी कमेंट करना खतरनाक है, खतरनाक होगा। तो इसलिए कह रहा हूं। तो और नहीं, मैं एक बात और कहूंगा, हर राज्य, एक बात समझ लीजिए, पॉलिटिशियन जिस राज्य में चुनाव होता है जाता है तो कहता है कि सबसे ज्यादा समझदार जनता यहीं की है। इस बार भी मोदी जी गए तो उन्होंने कहा कि बिहार के लोग इस देश में सबसे समझदार हैं, इस धरती पर सबसे समझदार लोग हैं। देखिए, हम देखने वालों को कह रहे हैं सहम कर देखें तमाम एग्जिट पोल। रामकृपाल जी ने इंडिकेट कर दिया है, इंतजार 8 तारीख तक आपको करना ही होगा। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। और मारे गए गुलफाम जी, पूरी शूटिंग पूर्णिया में ही हुई थी, तो चलिए आपको पूर्णिया ले चलते हैं। हम हैं औराही हिंगना गांव में। अब ये गांव रेणु गांव के नाम से मशहूर है। रेणु जी हमेशा एक ऐसे साधारण आदमी की तलाश करते रहे जो जाति, धर्म, पार्टी और झंडा से ऊपर हो। उन्होंने खेतिहर मजदूर और भूमिहीनों की बात की। उन्होंने न सिर्फ भ्रष्टाचार, जातिवाद और भाई भतीजावाद के खिलाफ आवाज बुलंद की, बल्कि उन्हें समूल नष्ट करने की भी बात की। दशक भर दशक बीत गए, लेकिन आज भी बिहार की राजनीति में यही केंद्र में है, भाई भतीजावाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार। हमारे साथ हैं रेणु जी के बेटे। आप बताएं कि दशक दर दशक बीत गए, लेकिन आज भी स्थिति रही है बिहार राजनीति की। देखिए, आज स्थिति वो नहीं है, परिवर्तन हुआ है। और अभी जो आप 7 बजे से देख रहे हैं कतार यहाँ, तो ये कतार बहुत पहले हम देखते थे कि 10 बजे के बाद लोग आते थे, लेकिन खास करके महिलाएं बहुत जागरूक हुई है और अपना मताधिकार का मतलब बुझना समझना जान गया है लोग, इसलिए परिवर्तन तो हुआ है। जाति पर वोट जिस तरह हमने देखा, देखिए सच्चाई ये है कि मानव जब तक इस जमीन पर जिंदा रहेगा तो जातिवाद होगा। कहने के लिए राजनीतिक दल बोलता है कि जाति पाति से ऊपर उठ गए, लेकिन मूल मंत्र जाति ही है। आप खुद इस बार क्या वजह है जो आप चुनाव नहीं लड़े? देखिए, रिकॉर्ड मत से मैं जीता था पूर्णिया प्रमंडल में, और फारबिसगंज विधानसभा का एक रिकॉर्ड रहा कि इतना मत से कोई नहीं जीता था, और पूर्णिया प्रमंडल में मैं पहला आदमी हूं जो मैं इतना मत से मैं जीता था। हमारा टिकट जो काटा गया उसके पीछे कोई कारण नहीं, एक ही कारण है कि मैं दबे कुचले मुस्लिम समुदाय का जो गांव था, जो छूटा हुआ था शुरू से, उस गांव को मैंने जोड़ा, विकास का काम मैंने किया वहां, इसलिए मेरा टिकट काटा गया।